प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के अंतर्गत रियल मीन मेथड से किस प्रकार से कोरिलेशन निकाला जाता है, जिसे कि कार्ल पियर्सन महोदय ने डेवलप किया है। कार्ल पियर्सन महोदय के नाम से भी प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को जाना जाता है और इसी के साथ साथ इसका जो संकेत चिन्ह है वो स्मॉल आर है। ये हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्ययन किया और जाना कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड सबसे शुद्ध कोरिलेशन निकालने का एक मेथड है। इसमें आप रेखीय सहसंबंध को विशेष महत्व देते हैं। इसमें जो आंकड़ा विभाजित होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है और इसे तब यूज किया जाता है जबकि आपके जो n है उसकी संख्या अधिक होगी और इसमें रैंक की जगह प्राप्तांकों को विशेष महत्व दिया जाता है। ये रिग्रेशन इक्वेशन में भी बहुत सहयोग प्रदान करता है और जब किसी परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच करनी हो तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें रियल मीन मेथड के माध्यम से हमने कोरिलेशन निकाल के देख लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे विकीर्ण आरेख विधि से यानी कि स्कैटर डायग्राम मेथड से किस प्रकार से कोरिलेशन निकाला जाता है। स्कैटर के साथ में जो डायग्राम यानी कि आरेख जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि कोई हमको चित्र का निर्माण करना है और वो चित्र आंकड़ों से संबंधित होगा, जो आंकड़ों की व्याख्या करेगा, आंकड़ों को व्यवस्थित करेगा। तो स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कहूँ एक विधि है। इसको तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास जो डाटा की संख्या है यानी कि n है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, बहुत बड़ी है और हमारे जब दोनों ही चर अव्यवस्थित होते हैं यानी कि x वेरिएबल और y वेरिएबल लार्ज अमाउंट में है और वो अरेंज्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम कोरिलेशन निकालना चाहें, चाहे रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करें, चाहे रियल मीन मेथड का हम यूज करें, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पहले हमको x पे वर्क करना पड़ेगा, फिर हमको y पे वर्क करना पड़ेगा। और जहाँ तक हमने बात की प्रोडक्ट मूवमेंट की रियल मीन मेथड की, तो उसमें मीन में भी कार्य हो रहा है और एसडी में भी कार्य हो रहा है, तो और ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य को जो है और अधिक दीर्घ, क्योंकि एक बार हमें लंबा प्रोसेस एक्स वेरिएबल के साथ चलना होगा और दूसरी बार लंबा प्रोसेस हमें वाई वेरिएबल्स के साथ चलना होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कि हम एक्स के लार्ज वेरिएबल्स में और वाई के लार्ज वेरिएबल में एक साथ कार्य कर सकें और एक ही मैं कहूँ चार्ट में या एक ही पेज में हम पूरे के पूरे डाटा का एनालाइज करके उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे पास ये गुणन आघूर्ण सहसंबंध का यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का विकीर्ण आरेख विधि डेवलप की गई और इस विधि से द्वितरफा बारंबारता तालिका का निर्माण किया जाता है। आपने आवश्यक रूप से सांख्यिकी के अंतर्गत बारंबारता तालिका का अध्ययन किया होगा, जिसमें x और y के आए हुए जो वेरिएबल्स के स्कोर हैं, जो डाटा के रूप में कलेक्ट किए गए हैं, फिर वो चाहे 1000 की संख्या में हों या फिर वो 10,000 की संख्या में हों या हम कहें वो 1,00,000 की संख्या में है या 10 लाख की संख्या में है, कितना भी लार्ज अमाउंट का डाटा होगा, उस डाटा को सॉल्व करने के लिए उसे व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि वो अव्यवस्थित फॉर्म में होता है। तो उसे अरेंज करने के लिए क्या किया जाता है, बारंबारता तालिका का निर्माण किया जाता है। बारंबारता जिसको कि आवृत्ति तालिका भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि आपने देखा जब हम रैंक डिफरेंस निकाल रहे थे या प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से सॉल्व कर रहे थे कोरिलेशन को,
तो आप देख रहे थे कई सारे बच्चों के अंक रिपीट हो रहे थे। तो उन रिपीट किए हुए बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है। तो बार-बार आने वाले अंक का एक समूह बनाकर उसको तालिकाबद्ध करना बारंबारता तालिका के अंतर्गत ये क्रिया आ जाती है और उसी से बारंबारता तालिका का निर्माण होता है, जिसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्कैटर डायग्राम जो क्रिएट होगा वो द्वितरफा होगा, यानी उसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का सारा काम एक साथ चलेगा। तो जिससे कि हमारा एक लार्ज स्कैटर डेवलप हो जाएगा। तो इसी को स्कैटर डायग्राम कहा जाता है, जिसमें कि हमें एक्स और वाई वेरिएबल्स को एक ही चार्ट में प्रयोग करना है। अब वो कितना भी लार्ज डाटा हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसकी प्रोसेस को जानने से पहले हम देखते हैं कि स्कैटर डायग्राम दिखता कैसे है। ये हमारे पास एक्स का फ्रीक्वेंसी का आपने देखा है चार्ट आया है, फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखाई गई है ये नीचे बॉक्स के अंदर, और ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल से तात्पर्य है कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एन जितना भी दिया हुआ होगा, क्योंकि अभी इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि एन कितना है। कैसे पता चलेगा वो आगे जब हम स्कैटर डायग्राम को बनाएंगे तब हम देखेंगे। किंतु जो भी आंकड़ा है उसमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और इन ग्रुप्स में आप देख रहे हैं कि कुछ अंकों का अंतर रखा गया है। 5-5 अंकों का अंतर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। 5-5 विद्यार्थी, या मैं कहूँ 5 अंक लेके आने वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखा गया है। अब उसमें कितने विद्यार्थी आएंगे ये फ्रीक्वेंसी बताने का कार्य करेगी। तो जब हम स्कैटर डायग्राम करते हैं तो स्कैटर डायग्राम में दोनों वेरिएबल्स के आंकड़ों को वर्ग अंतराल बनाते हुए एक ही चार्ट में दिखाया जाता है। जब आप इस और कार्य कर रहे होंगे तो इस और एक्स के वेरिएबल्स लिखे जाएंगे या एक्स वेरिएबल्स के आंकड़ों को लिखा जाएगा, और ये जो नीचे की तरफ आते हुए आंकड़े हैं ये वाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें जब इसी एक टेबल में कार्य करना है तो जो भी कार्य एक्स से संबंधित होगा, जैसे इसके बाद हो सकता है हमें एफ एक्स निकालना हो सकता है हमें एफ एक्स स्क्वायर निकालना हो सकता है हमें समेशन एफ एक्स वाई निकालना हो। तो कहाँ हम कार्य करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि सारा कार्य इसी स्कैटर में होना है। तो यहाँ नीचे इसके बाद जितनी भी रो आएंगी वो सारी रो एक्स के लिए होंगी, यानी एक्स अपना सारा कार्य कहाँ करेगा, यहाँ नीचे के रिक्त स्थान में करेगा। और वाई जो कि ऐसे आप देख रहे हैं ऐसे लंबवत स्थिति में है, तो इस स्थिति में जो भी कार्य होगा वाई का इस और के खाली स्थान पर किया जाएगा। इसी से हमारा कंप्लीट लार्ज जो हमारा स्कैटर है वो कंप्लीट आंकड़ों के साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तो ये एक स्कैटर डायग्राम का सामान्य स्वरूप है। इसके अंतर्गत प्रश्न ये आता है कि इन फ्रीक्वेंसी को और इस क्लास इंटरवल को कैसे इनके अंदर अरेंज किया गया, कैसे पता चला कि 50 से ही क्लास इंटरवल स्टार्ट करना है और 79 पे जाके समाप्त हो जाएगा, कैसे 75 से 79 में ये 3 आ रहा है, 70 से 74 में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 60 से 64 में भी ऐसे डाटा आ रहे हैं। तो कैसे इनको अरेंज किया गया, स्कैटर डायग्राम को बनाने का जो लेंथी प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन जो निकाला जाता है उसका क्या सूत्र है उसको जानते हैं, क्योंकि इस चार्ट के अंदर जो भी चीज आएगी, जैसे मैंने कहा एक्स अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एक्स का सारा वर्क यहाँ नीचे रिक्त खानों पर किया जाएगा, और वाई अगर ऐसे लिखा हुआ है आपने तो वाई का कार्य
उसी के सामने के खाली स्थान पर किया जाएगा। तो अगर हमको एक्स और वाई का जितना भी सांख्यिकी कार्य करना है, तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उस के लिए नया कॉलम क्रिएट करने के लिए या नई रो क्रिएट करने के लिए, तो उसके लिए हमें सूत्र की जानकारी का होना अत्यधिक आवश्यक है। R इज इक्वल टू समेशन एक्स डैश वाई डैश अपॉन एन माइनस सी एक्स सी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डैश स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डैश। इस सिंबल को डैश से डिनोट किया गया है यहाँ पे। इसमें अब अर्थ जान लेते हैं। आर का अर्थ है कि जब आप एक्स और वाई दोनों के मध्य में क्या चेक कर रहे हो, कोरिलेशन चेक कर रहे हो। आर मतलब सहसंबंध। वैसे ही एक्स डैश का अर्थ है कि जब हम एक्स चर के प्राप्तांकों का कल्पित मध्यमान से विचलन ज्ञात करेंगे। यानी एक्स बार एक्स डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डैश निकालने के लिए हमको एक कल्पित मध्यमान एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन से वर्ग कर कर हमें डी की वैल्यू को निकालना होगा, जिसको डिनोट किया गया है एक्स डैश से। तो वैसे ही हमें y डैश निकालने के लिए y के प्राप्तांकों का कल्पित मान से मध्यमान, यानी कि जो हमारे पास x का यहाँ प्राप्तांक दिया गया होगा उसी का हमें क्या निकालना है, अब सूत्र के अनुसार y डैश निकालना है। y डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस, या हमने क्या कर दिया है, एज्यूम्ड कर लिया है, यहाँ पे कल्पित कर लिया है। तो कल्पित करने का अर्थ होता है डायरेक्ट x की एक वैल्यू में बीच वाली वैल्यू को शून्य घोषित कर दिया जाता है और यहाँ पर x डैश के इस वाले कॉलम में 0 लिख दिया जाएगा। और ये ध्यान दिया जाएगा कि x की जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, मान लीजिए ऊपर की तरफ घटती हुई वैल्यूज हैं और नीचे की तरफ बढ़ती हुई वैल्यू आ रही हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अब हमने मिड वाली वैल्यू को क्या कर लिया है, कल्पित करके शून्य कर दिया है, उसकी वैल्यू को हमने शून्य मान लिया है। तो इससे ऊपर की वैल्यू आप देख रहे हैं सब घटती हुई हैं, 10, 20, 30 छोटी संख्याएं, लेकिन उससे बड़ी संख्याएं 60, 70, 80, 90 नीचे वाली हैं। तो नीचे की तरफ आप प्लस का सिंबल लगा लेंगे जिधर बढ़ती हुई संख्याएं हैं। 0 के बाद 1 आता है तो 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 2 आता है तो +2 लिख लेंगे, उसके बाद +3 आता है, उसके बाद +4 आता है। जितनी भी संख्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी, नीचे बढ़ती हुई संख्याएं, उतनी ही आप प्लस प्लस में संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे। ऊपर की तरफ आपकी घटती हुई संख्याएं हैं तो 0 के बाद -1, -2, -3 तब तक आप लिखते जाएंगे जितनी कि आपके x की वैल्यू अंतिम वैल्यू नहीं आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने एज्यूम्ड करके, मीन को एज्यूम्ड करके x की एक वैल्यू को क्या कर लिया, एज्यूम्ड कर लिया है कि यही मध्यमान होगा और उसके सामने हमने क्या कर दिया है, शून्य अंकित कर दिया है। और ये चेक किया कि अगर ऊपर घटती हुई संख्याएं हैं तो माइनस का सिंबल लग के 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, और नीचे अगर बढ़ती हुई संख्याएं तो प्लस का सिंबल हो जाएगा। अगर नीचे घटती हुई संख्याएं हुई तो नीचे माइनस का सिंबल लग जाएगा और ऊपर बढ़ती हुई संख्याएं तो प्लस का सिंबल लग जाएगा। तो हमने कल्पित करके यहाँ पे डेविएशन निकाल लिया है। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमारा अगला काम होगा y के साथ भी यही प्रोसेस चलना। हमने y की वैल्यू देखी और y की वैल्यू को लिखना शुरू कर दिया। ये ध्यान रखा कि y की वैल्यू में सबसे मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है उसको कल्पित करके शून्य कर लेंगे और इस कॉलम का नाम क्या होगा, y डैश कॉलम होगा। अब यहाँ हम चेक करेंगे पुनः वही कि ऊपर अगर बढ़ती हुई संख्याएं होंगी तो 0 के बाद का जो संकेत चिन्ह होगा वो क्या होगा, बढ़ती हुई संख्याओं में प्लस होगा, और अगर ये घटती हुई संख्याएं हुई तो संकेत चिन्ह क्या हो जाना चाहिए, 0 के बाद माइनस हो जाना चाहिए। तो दोनों तरफ का हमने जो कल्पित मध्यमान से विचलन है वो ज्ञात कर लिया है। इसके बाद जब हम x और y की वैल्यू को चेक कर लेंगे तो हमारा काम होगा समेशन x डैश y डैश को चेक करना। इसका अर्थ क्या है,
जो हमने ये वैल्यू निकाली और जो हमने ये वैल्यू निकाली है, इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो योगफल आएगा उसको हम समेशन एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू में लिख देंगे। यही स्कैटर डायग्राम का सबसे विशिष्ट पक्ष भी है, क्योंकि जो चित्र हमने अभी देखा, ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी हैं, इसके अंदर ही हमें क्या करना है, सारा वर्क करना है। और वर्क यदि करना है तो जब हम समेशन एक्स डैश और वाई डैश की बात कर रहे हैं, तो जहां मैंने आपको अभी संकेत करके बताया कि जब हम एक्स की वैल्यू को, जैसे कि मैंने कहा कि हमें एक्स डैश निकालना है अब एक्स का, तो एक्स डैश निकालने के लिए हम इस चित्र में कहाँ का प्रयोग करेंगे, किस स्थान का प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक्स यहाँ लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम सबसे नीचे अंतिम वाली रो में आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम एस डैश। और एस डैश करते ही आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बने हुए हैं। तो इन दो ग्रुपों में से एक को हमें क्या कर लेना है, कल्पित करके शून्य कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे शून्य कर लिया है, मान लीजिए। तो अब मैं ये चेक कर रही हूँ तो देख रही हूँ इधर घटती हुई संख्याएं हैं, यानी कि 65 to 69 से छोटी है, और इधर बढ़ती हुई संख्याएं हैं, यानी 65 to 69 से बड़ी संख्या है। तो अब संकेत चिन्ह लगाएंगे तो मैं यहाँ लिखूंगी घटती हुई संख्या की तरह -1, -2, -3, क्योंकि इसके आगे 3 ही ग्रुप थे। अगर चौथा होता तो -4, पांचवा होता तो -5, ऐसे कर सकते थे। और 0 के बाद बढ़ते हुए 2 ग्रुप हैं, तो क्या लिख देंगे हम, +1 और +2 कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स बार आ गया है। तो एक्स बार को निकालने से पहले यहाँ पे एक और चीज है जो आवश्यक रूप से की जानी है। वो क्या है, अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं आई है। मैंने एक्स डैश करना आपको जो सिखाया वो सूत्र के अनुसार था, लेकिन एक्स डैश की प्रक्रिया और एफ एक्स करने के लिए, यानी कि एफ एक्स डैश जब आप निकालेंगे तो आपके पास एक्स एफ की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो वो कहाँ से निकलेगी, तो जो ये अंक लिखे हुए हैं इनसे ही हमारा जो है एक्स का एफ भी पता चलेगा और वाई का एफ भी पता चलेगा। तो कैसे चलेगा वो अभी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब y डैश की बारी आएगी, तो y डैश को कैसे निकालना है, फिर से आपने देखा और आपने एक संख्या को क्या कर लिया, यहाँ वाली संख्या को एज्यूम्ड कर लिया और यहाँ आपने शून्य लिख दिया। तो ऊपर तो आ गई आपकी बढ़ती हुई संख्याएं और नीचे आ गई आपकी घटती हुई संख्याएं। तो स्वाभाविक है जो घटती हुई हैं उसमें क्या लगाएंगे, -1, -2, -3 हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ऊपर की ओर भी हम +1, +2, +3 ऐसे जैसे जितने ग्रुप होंगे उसमें हम लिखते जाएंगे। तो ये हम कर रहे हैं कल्पित मध्यमान से विचलन निकालने के लिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस सारा इसी से बढ़ेगा और तभी तो शुद्ध रिजल्ट मिलेगा जब हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज कर रहे हैं कल्पित मध्यमान के द्वारा, और हम डेविएशन का यूज कर रहे हैं विचलनशीलता का पता करने के लिए। तो ये दोनों ही वैल्यू कोरिलेशन को और भी ज़्यादा रिलायबल बना देती हैं, विश्वसनीय बना देती हैं, वैलिडिटी इसकी बढ़ा देती हैं। सूत्र के अनुसार अगले प्रोसेस में हमें n क्या पता होना चाहिए, तो हमारा n हम देख लेंगे कि टोटल कितना फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो स्कैटर कोरिलेशन जो हम निकाल रहे हैं, कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे जो n है, n के ही किसी 2 वेरिएबल्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। वो 2 वेरिएबल्स किस रूप में हो सकते हैं, जैसे अपने पिछली कक्षा में हमने देखा गणित और विज्ञान के अंक तो किसी अलग अलग बच्चे के अंक नहीं थे, बल्कि n क्या था, एक जैसा ही बना हुआ था। अगर 50 बच्चे थे तो 50 बच्चों के ही गणित के अंक थे और 50 बच्चों के ही विज्ञान के अंक थे।
तो वो वही बच्चे थे, कोई अलग बच्चे हमारे डाटा के रूप में नहीं आए थे। एक ही बच्चे के दो विषय को हमने एक्स और वाई वेरिएबल्स के रूप में चूज किया हुआ। इट मीन्स जब हम एफ का टोटल करेंगे तो दोनों के एफ का टोटल एक ही आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल एक आना चाहिए, तभी जाके तो हम यहाँ पे सूत्र में उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें सी एक्स निकालना है, यानी करेक्शन ऑफ एक्स निकालना है। एक्स वितरण की शुद्धि कितना करेक्ट है वो ये पता करना है। सी वाई का मतलब है वाई वितरण की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाई का आंकड़ा वो कितना रिलायबल है, कितना करेक्ट है, इसकी जांच करना। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स डैश के प्राप्तांकों का जो मानक विचलन है वो ज्ञात करेंगे। ऐसे ही y के लिए y डैश के प्राप्तांकों का मानक विचलन ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन निकालने के लिए। r इज इक्वल टू समेशन एक्स डैश वाई डैश अपॉन एन माइनस सी एक्स सी वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डैश स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डैश। तो ये कुछ हल्की प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पे सामान्य रूप से बता दी है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे की प्रोसेस को हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इतना समझे होंगे। धन्यवाद।